गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इस संदर्भ में इतिहास जब हम पहला लेक्चर लिए थे इतिहास का, तो उसमें हम बता दिए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास दूसरा, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास हम बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिए और प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ाने के क्रम में YouTube पर लगभग हम प्राचीन भारत के इतिहास का 35 वीडियो अपलोड किए हैं और सारे वीडियो यदि आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो सारे वीडियो इकट्ठे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप पढ़कर प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत अच्छे ज्ञाता बन सकते हैं। और यदि आप सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाने वाले आपके एग्जामिनेशन में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इन दिनों दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास को पूरी तरह पढ़ने के बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ किए थे और मध्यकालीन भारत का इतिहास जब हम शुरू किए तो पहले ही लेक्चर में उसका हम सारांश बता दिए कि किन किन अध्यायों के बारे में मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का आरंभ दोस्तों जिस चैप्टर से होता है उसका नाम है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। उसके बाद मोहम्मद गजनबी पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत राजाओं के साथ देखा जाता है कि मोहम्मद गजनी या गौरी के साथ संघर्ष होता है, उसके बारे में भी देख लेंगे। उसके बाद सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है और सल्तनत काल में हम लोग 5 राजवंशों के बारे में मुख्य रूप में पढ़ेंगे। पहला दोस्तों गुलाम राजवंश, दूसरा खिलजी राजवंश, तीसरा तुगलक राजवंश, चौथा सैयद राजवंश और 5वां लोदी राजवंश। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। लोदी वंश का ये सल्तनत काल में अंतिम राजा जो होते हैं, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या करके बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। उसके बाद हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे और मुगल वंश के सभी राजाओं के बारे में, जो बड़े बड़े राजा हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मुगल सम्राट सबसे पहले जो होते हैं वो बाबर थे। बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं बनता है। हुमायूं के बाद देखा जाता है कि लगभग 1540 से 1555 तक हुमायूं को हटाकर शेर शाह द्वारा शासन स्थापित किया जाता है। उसको सूर्यवंश के नाम से पढ़ेंगे। मुगल वंश के क्रम में ही सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बाद सूर्यवंश पढ़ेंगे। और फिर जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है तो फिर हुमायूं आके अपना राज्य हासिल कर लेता है। तो हुमायूं के बाद हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बाद शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अकबर का पुत्र जहांगीर था। जहांगीर के बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां के बाद औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और औरंगजेब के बाद देखा जाता है कि कमजोर शासकों का काल शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से पढ़ेंगे। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़कर क्रमानुसार समाप्त करेंगे। तो इसी क्रम में मध्यकालीन भारत का इतिहास को पढ़ाने के क्रम में आज का जो लेक्चर है वो है महमूद गजनवी, यानी कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सबसे पहले ये महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगिन, उन्होंने किया था। तो आज हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत बार भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ इनका निशाना जो था, मुख्य इनका उद्देश्य जो था, भारत में धन प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये इसी उद्देश्य के साथ भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया है। 17 बार मोहम्मद गजनी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, बिना कोई समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं। महमूद गजनी #भारत पर तुर्कों का आक्रमण। दोस्तों, ईरान के क्षेत्र में आलपतगिन नामक एक व्यक्ति द्वारा
गजनी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। गजनी साम्राज्य को यामिनी वंश या यामिनी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यामिनी वंश या गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन। इसकी राजधानी जो थी गजनी थी, और ये जो है ईरान के क्षेत्र में, अभी वर्तमान ईरान के क्षेत्र में गजनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक अल्पतगीन थे, और इन्होंने अपनी राजधानी अल्पतगीन ने गजनी को बनाया था। अल्पतगीन का एक गुलाम था जो कि इसका दामाद भी था, जिसका नाम सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन क्या होता है कि 977 ईस्वी में राजा बनता है, यानी कि गद्दी पर बैठता है। अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। आगे हम लोग गुलाम वंश में भी कई ऐसे राजा देखेंगे जिसका गुलाम रहता है, वह उसका दामाद भी रहता है। तो यहाँ पर भी अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी सुबुक्तगीन का ही पुत्र था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनी। यहाँ दोस्तों जब हम लिख दिए हैं कि महमूद गजनी हैशटैग भारत पर तुर्कों का आक्रमण, क्योंकि सबसे ज्यादा आक्रमण जो भारत पर तुर्कों द्वारा किया गया था वो महमूद गजनी द्वारा किया गया था। लेकिन भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वो थे महमूद गजनी के पिताजी जो थे सुबुक्तगीन। उन्होंने ही भारत पर पहला आक्रमण किया था। इस प्रकार भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाले सुबुक्तगीन थे, जिन्होंने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। उसके बाद इतना ही पढ़ना है। मेन है हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो थे खुरासान का शासक था। खुरासान का शासक अपने जिस समय इसके पिता महमूद गजनी के पिता सुबुक्तगीन सुल्तान हुआ करते थे, उस समय महमूद गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान का वहां का राज्यपाल था, खुरासान का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में महमूद गजनी गद्दी पर बैठता है। उस समय जिस समय ये राजा बनते हैं, 998 ईस्वी में जब ये राजा बनते हैं, तो उस समय महमूद गजनी जो क्या करते हैं, उस समय के खलीफा जो होते हैं उनका नाम अलकादिर बिल्ला होता है। अलकादिर बिल्ला खलीफा जो होते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा बोला गया है, और जो भी सुल्तान बनते थे खलीफा से उनको अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो महमूद गजनी भी उस समय के खलीफा जो थे अलकादिर बिल्ला से मिला था, और उन्होंने खलीफा ने मोहम्मद गजनी खलीफा से मिला था। खलीफा ने उसे 2 उपाधि दिया था, या अमीन उद्दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ। अमीन उद्दौला एक ये अरबी शब्द है दोस्तों। अमीन उद्दौला का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उद मिल्ला मुस्लिम का संरक्षक। अमीन उल मिल्ला का शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में मुस्लिम का संरक्षक, और अमीन उद्दौला का शाब्दिक अर्थ हिंदी में साम्राज्य का दाहिना हाथ होता है। ये 2 उपाधि से उस समय के खलीफा अलकादिर बिल्ला द्वारा महमूद गजनी को नवाजा गया, और यहां से इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की रणनीति बनाया था। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला अगर देखा जाए तो महमूद गजनी पहला था। इसके बाद तो कई मुस्लिम शासक सुल्तान के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनी ही था। सर हेनरी इलियट ने कहा है कि गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? कई बार, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो सर हेनरी इलियट ने कहा है कि भारत पर महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण महमूद गजनी का, वो तो 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों, लेकिन यहाँ हम मुख्य आक्रमण के बारे में सजाए हैं। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध इनका पहला आक्रमण था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई थी। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में होती है, और यहां पर भी जयपाल की हार होती है तथा जयपाल द्वारा इसमें आत्महत्या कर लिया जाता है। दूसरा अभियान में जब ये राजा जयपाल हार जाते हैं, साथ ही अपने प्रजा का रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो शर्म से ये
शर्म से इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में होता है हिंदू राजा आनंदपाल के विरुद्ध, यहाँ भी आनंदपाल हार जाते हैं। और 12वां आक्रमण जो है, 12वां आक्रमण 1018 से 1019 ईस्वी में मथुरा, कन्नौज और प्रतिहार राजा को सम्मिलित रूप से यहाँ पर गजनी द्वारा हराया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर देखा गया कि राजाओं की, भारतीय राजाओं की कमजोरी भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर मथुरा, कन्नौज और प्रतिहार राजा को एक साथ तीनों को मिलाकर, तीनों मिलकर गजनी का सामना किए थे और तीनों को एकत्रित स्वरूप में यहाँ पर गजनी ने हरा दिया था। 13वां आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो इनका सामना हुआ था, गजनी का सामना चंदेल राजा विद्याधर से हुआ था। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है मोहम्मद गजनी का, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण है और यह आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया था। और 1025 ईस्वी का 16वां आक्रमण जो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि अगर देखा जाए तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के तट पर स्थित यह सोमनाथ मंदिर है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग जो होता है वो पहला ज्योतिर्लिंग जो है वह सोमनाथ मंदिर को माना गया है। तो 16वां मोहम्मद गजनी का 16वां आक्रमण जो होता है 1025 ईस्वी में होता है और इस समय यह सोमनाथ मंदिर को अपना टारगेट बनाते हैं। दोस्तों, मंदिर उस समय जो है उस समय का मंदिर क्या, आज भी देखा जाए तो महान मंदिर जो भारत के हैं वो वहां पर बहुत सारा सोना चांदी पैसा दान में दिया हुआ, इकट्ठा किया हुआ रहता है। तो उसी को लूटने के लिए यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है। तो उस समय के शासक जो थे भीमदेव थे, ये या भीम प्रथम थे, ये भी चंदेल वंशी शासक थे। और इसमें क्या किया था इन्होंने कि सोमनाथ मंदिर को लूटा था और मंदिर को क्षति भी किया था। तो मंदिर का मरम्मती इन्होंने ही, भीमदेव ही उसके बाद करवाया था। तो सोमनाथ मंदिर को जब लूट के जा रहा था तो ले जाने के क्रम में जाटों ने मोहम्मद गजनी पर अचानक आक्रमण कर दिया था तथा कुछ धन भी उससे लूट लिया था। जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर वो वापस गए तो एक बार फिर आक्रमण करने के लिए वो भारत में आए थे, जो उनका 17वां आक्रमण था। और यह आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। ये सोमनाथ का मंदिर जब लूट के जा रहे थे तब पीछे से जो हमला कर दिया था जाटों के विरुद्ध, वही बदला लेने के लिए उन्होंने 17वां आक्रमण भारत पर किया था। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध होता है। 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस के बारे में भी देख लेते हैं। सबसे चर्चित आक्रमण इनका जो था सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था वह सबसे चर्चित आक्रमण था। इस आक्रमण में मोहम्मद गजनी को लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुआ था। केवल सोमनाथ मंदिर से उस समय 20 लाख दिनार संपत्ति मोहम्मद गजनी ने प्राप्त किया था। मुख्य बिंदु में अगर देखा जाए तो ये जो थे वहां के ईरान के राजा भी थे मोहम्मद गजनी, और इसके दरबार में कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार रहते थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार के बारे में आइए देखते हैं। एक थे उतबी। इनका जो रचना है किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी, इनका दो रचना है दोस्तों। उतबी की रचना किताब उल यामिनी या किताब यामिनी उतबी की रचना है। 11वीं सदी में अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी भी मोहम्मद गजनी के साथ आए एक इतिहासकार थे और इनका जो रचना है किताब उल हिंद, ये बहुत फेमस पुस्तक है किताब उल हिंद। और ओरिजिनल किताब उल हिंद जो है दोस्तों अरबी भाषा में है और इनका किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने किया है। अंग्रेजी में किताब, यही पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सचाऊ ने किया था। हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। दोस्तों को डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि अरबी भाषा में लिखित किताब उल हिंद जिसके रचयिता अलबरूनी हैं, किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? तो
अलबरूनी है, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। साथ ही अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सचाऊ ने किया था। फिरदौसी भी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहने वाले। इनकी रचना जो है शाहनामा, पूर्व में अफगानिस्तान का शाहनामा जो है, शाहनामा को पूर्व में अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, क्योंकि ईरान के अगर देखा जाए तो ईरान से पूर्व में ही, ईरान से भी अभी भी वर्तमान में अगर होता तो दिखा देते कि अफगानिस्तान जो है उस समय गजनी साम्राज्य का एक भाग था, और अफगानिस्तान ईरान से पूर्व में पड़ता है। इसलिए फिरदौसी का जो शाहनामा एक पुस्तक है, एक फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक को पूर्व में अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, या पूर्व का होमर के नाम से फिरदौसी के शाहनामा को पूर्व का होमर या पूर्व में अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। उसके बाद एक और इतिहासकार हैं बेहाकी, इनकी जो रचना है तारीख-ए-सुबुक्तगीन, तारीख-ए-सुबुक्तगीन इनकी पुस्तक का नाम जो है, बेहाकी की पुस्तक का नाम तारीख-ए-सुबुक्तगीन, जो कि मोहम्मद गजनी के पिता भी थे सुबुक्तगीन, तो इनकी पुस्तक में सुबुक्तगीन का बखान किया गया है। गजनी ने संस्कृत मुद्रा गजनी जब यहाँ पर आ गए थे, कुछ क्षेत्रों को जीत गए थे, तो यहाँ पर एक तरफ से राज भी चलाना शुरू कर दिया था, तो गजनी ने संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गजनी ने कौन से सिक्के चलवाए थे? संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे। सोमनाथ मंदिर जो है, आइए दोस्तों देखिए, फैक्ट लिख भी दिए हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। दोस्तों सोमनाथ, भारत में कुल ज्योतिर्लिंगों की संख्या जो है 12 है, उसमें से सोमनाथ मंदिर प्रथम है, जो गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 यहाँ होगा दोस्तों, 1947 को पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था? इसका पुनर्निर्माण का काम आरंभ करवाया था। इसका आरंभ करवाया था, तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का काम 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने 13 नवंबर 1947 को पुनर्निर्माण का काम आरंभ करवाया तथा 11 मई 1991 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो वहां के उस समय राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में क्या किया था? प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण करवाया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोग मोहम्मद गजनी हैशटैग भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़े। आइए एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं दोस्तों। ईरान के क्षेत्र में गजनी साम्राज्य या यामिनी साम्राज्य की स्थापना आलपतगिन नामक एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तथा अपनी राजधानी गजनी को बनाता है। आलपतगिन का गुलाम एवं दामाद कौन था? तो सुबुक्तगिन था, और आलपतगिन के बाद 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद गजनी जो था सुबुक्तगिन का ही पुत्र था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनी के पिता जो सुबुक्तगिन थे, इन्होंने ही पहला तुर्क आक्रमण किया था। उस समय पंजाब के शासक कौन थे? जयपाल, और जयपाल पंजाब के शासक जयपाल के ही विरुद्ध सुबुक्तगिन ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन हो गया? आपको अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो मोहम्मद गजनी, चूंकि इतिहास में ज्यादा फेमस हुए हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर मोहम्मद गजनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सुबुक्तगिन होना चाहिए। मोहम्मद गजनी के पिता सुबुक्तगिन थे। उसके बाद आइए मोहम्मद गजनी के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद गजनी अपने पिता के काल में, अपने जब इनके पिता राजा थे, उस समय मोहम्मद गजनी जो थे खुरासान का शासक थे। पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और जब ये राजा बने तो उस समय का जो खलीफा थे, जिनका नाम अलकादिर बिल्ला था, उससे मोहम्मद गजनी मिला तथा खलीफा ने इसे 2 उपाधि दिया था। आमीन उद्दौला, जिसका हिंदी अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा उपाधि था अमीन उद मिल्ला। पहला अमीन उद्दौला, इसका हिंदी अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा अमीन उल मिल्ला, मुस्लिम का संरक्षक इसका अर्थ होता है। आइए नेक्स्ट, सुल्तान की उपाधि धारण कर इतिहास में उसके बाद देखेंगे दोस्तों, कई राजा जो है सुल्तान के नाम से जाने गए।
लेकिन सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले महमूद गजनी पहला शासक था। सर हेनरी इलियट ने कहा है कि गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था और इस आक्रमण में जयपाल की राज्य की बहुत क्षति होती है, साथ ही इनको प्रजा का भी नुकसान किया जाता है और ये रक्षा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण ये शर्म से इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में किया था, उस समय हिंदू शाही राजा आनंद पाल थे। 12वां आक्रमण 1018 से 1019 ईस्वी के बीच होता है। इस समय गजनी ने मथुरा, कन्नौज और प्रतिहार के राजा को सम्मिलित रूप से हराया था। यहाँ से भारतीय राजाओं की कमजोरी भी उजागर होती है। 13वां आक्रमण महमूद गजनी का 1018 से 1019 से 1020 के बीच में होता है। उस समय जो राजा थे जिससे संघर्ष हुआ था महमूद गजनी का, वो चंदेल राजा विद्याधर थे। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण महमूद गजनी का 16वां आक्रमण था और यह आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। उस समय जो शासक थे भीमदेव थे या भीम प्रथम, भीमदेव को ही भीम प्रथम कहा जाता है दोस्तों। जब सोमनाथ मंदिर को ये लूट के ले जा रहे थे, उस समय महमूद गजनी पर जाटों द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है और कुछ धन उससे छीन लिया जाता है। इस कारण जाटों से बदला लेने के लिए वो आखिरी आक्रमण करते हैं जो महमूद गजनी का भारत में 17वां आक्रमण बनता है और यह आक्रमण 1027 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा किया गया था। किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध किया गया था। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। सबसे चर्चित आक्रमण में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जिस आक्रमण में महमूद गजनी को लगभग 20 लाख दिनार संपत्ति मिला था। मुख्य बिंदु में देखा जाए तो महमूद गजनी एक तरफ से वहां के ईरान के राजा ही थे, उन्होंने यहाँ भारत पर आक्रमण किया था और इसके साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे। तो उन इतिहासकारों में पहला है कुतुबी। इनकी जो रचना है वह है किताब उल यामिनी। यामिनी दोस्तों यहाँ पर हम बता दिए थे कि गजनी साम्राज्य को यामिनी वंश या यामिनी साम्राज्य भी कहा जाता है। गजनी साम्राज्य को यामिनी वंश या यामिनी साम्राज्य भी कहा जाता है। तो किताब उल यामिनी पहला और तारीख यामिनी दूसरा, ये कुतुबी की रचना है। 11वीं सदी में अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था, 11वीं सदी में, और अलबरूनी की जो रचना है उसका नाम है किताब उल हिंद तथा यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने किया था और हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने। ये एक फैक्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो सचाऊ ने कराया था और हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने करवाया था। फिरदौसी, जो कि महमूद गजनी के ही दरबार में रहने वाले एक फेमस इतिहासकार थे, फिरदौसी की एक रचना है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा को पूर्व में अफगानिस्तान देखा जाए तो ईरान के पूर्वी क्षेत्र था, तो पूर्व में अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है शाहनामा को, यानी कि पूर्व का होमर या पूर्व में अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। बेहाकी भी एक मोहम्मद गजनी के इतिहासकार ही थे, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहने वाले बेहाकी। इसकी रचना तारीख ए सुबुक्तगीन है। तारीख ए सुबुक्तगीन जो कि मोहम्मद गजनी के पिता थे, उन्हीं के इतिहास के बारे में बेहाकी की रचना तारीख ए सुबुक्तगीन में वर्णन है। गजनी ने भारत में क्या किया था? इन्होंने संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे। गजनी ने यहाँ पर राज्य स्थापित करके सिक्के भी चलवाए थे, जो सिक्का संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के थे। तो ये फैक्ट हो गया दोस्तों, गजनी ने संस्कृत मुद्रा के साथ भारत में चांदी के सिक्के चलवाए थे। सोमनाथ मंदिर भारत का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर पर जो कि सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत का 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम सोमनाथ मंदिर है, जो गुजरात के सौराष्ट्र के तट पर स्थित अरब सागर के तट पर स्थित है। 13 नवंबर 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करवाया था? सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और 11 मई 1991 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया गया था। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग महमूद गजनी हैशटैग भारत पर तुर्कों का आक्रमण के बारे में पढ़े। दोस्तों क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। साथ ही कमेंट जरूर करें, कमेंट से हमें पता चलता है कि क्लास में क्या सुधार होना है और नेक्स्ट वीडियो हम सुधार करके प्रस्तुत करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास।
जिसमें हम लोग महमूद गजनी हाईटेक भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़े। अब हम क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।